नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम रघुवंशी। आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट बीर। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, हमारा एआई, मतलब कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दोस्तों देखिए, इस टेक्नोलॉजी के दौर में जब हर जगह एडवांसमेंट हो रही है, एआई हर जगह सिलेबस में मर्ज होते चला जा रहा है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें कंप्यूटर आता है तो उसमें मानकर चलिए कि एआई के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा ये जो सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमारे रियल लाइफ एप्लीकेशन से रिलेटेड एआई पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और हमारी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हमारा टॉपिक है एआई। और एआई का सिंपल जो मतलब होता है दोस्तों, वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई का मतलब क्या होता है? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों इसके बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो एआई मतलब कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द है, ये कोई नया शब्द नहीं है दोस्तों, ये काफी पुराना शब्द है। और इस शब्द की जो शुरुआती जो बातें हैं, वो करीब करीब 1935 से होना शुरू हो गई थी। ठीक है। और एक बड़े ही प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, एलन ट्यूरिन। क्या नाम है उनका? एलन ट्यूरिन। और उन्होंने पहली बार एआई शब्द का इस्तेमाल किया था। देखिए उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ी और हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया एआई का मतलब क्या होता है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब होता है ऐसी बुद्धि जो कि हमने कृत्रिम तौर पर विकसित की। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। एक इंसान इंसान इसलिए है क्योंकि उसके अंदर तर्क लगाने की क्षमता है, उसके पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, और वह अनंत काल तक जितना चाहे उतना सोच सकता है। लेकिन ये बात मशीनों में नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, मशीन बहुत सारे काम ऑटोमेटेड कर लेती है, लेकिन लॉजिक लगाना, खुद निर्णय लेना, ये मशीनों के पास नहीं है। और लंबे समय तक हम ये महसूस कर रहे थे कि हम मशीनों का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन होता है किसी भी मशीन का, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक इंसान गलतियां बहुत करता है। और इसके अलावा अगर एक मशीन निर्णय नहीं ले पाएगी तो सारे निर्णय मनुष्यों को लेने पड़ेंगे। और देखिए आज भी तो ऐसा ही है ना, आज भी बिल्कुल ऐसा ही है। किस मशीन से आप कितना काम ले रहे हैं, ये पूरी तरह उसके ऑपरेटर पर निर्भर करता है। हम इस ऑपरेटर वाली समस्या को दूर करना चाह रहे थे, और हम चाह रहे थे कि भाई मशीनें खुद अपना निर्णय ले सके कि उसे कब काम करना चाहिए, कब काम नहीं करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं। और इस सवाल से एआई जो है दोस्तों सामने आया। तो आप ये मानकर चलिए कि मशीनों के अंदर खुद से निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना एआई कहलाता है। और आज तो आपने बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म के नाम थोड़े बहुत सुन रखे होंगे, आज आप बहुत बेहतर तरीके से उन्हें जान जाएंगे। दोस्तों चैट जीपीटी का आपने नाम सुन रखा होगा, आपने नाम सुना होगा गूगल जेमिनाई का। और अगर नहीं भी सुना है तो इस क्लास के बाद तो आप इससे परिचित हो जाएंगे। फिलहाल इतना समझिए मेरे प्यारे साथियों, एआई का मतलब है मशीनों के अंदर खुद से सोचने समझने की क्षमता विकसित करना। ठीक है। तो एआई क्या हो गई दोस्तों? एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई जो कि मानव जैसी बुद्धि मशीनों में विकसित करने का प्रयास करती है। जैसा कि मैंने बताया, मशीनों के अंदर सोचने समझने की क्षमता विकसित कर लेना ही एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इसके जो फादर है, फादर ऑफ एआई, क्योंकि दोस्तों हमसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो फादर ऑफ एआई जो है दोस्तों, वो कौन है, ये सवाल बार बार हमसे पूछा जाता है। दोस्तों फादर ऑफ एआई की अगर मैं बात करूं तो फादर ऑफ एआई कहे जाते हैं जॉन मैकॉर्थी। कौन कहे जाते हैं? जॉन मैकॉर्थी। और क्यों कहे जाते हैं उस पर मैं अभी आपसे बातचीत करने वाला हूं। इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज खोजी थी, और उसी की वजह से आज हम एआई बना पाए। फिलहाल इतना याद रखिए, एक पर्सनालिटी का नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। पर्सनालिटी का नाम है जॉन मैकार्थी। और इन जॉन मैकार्थी भाई साहब को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एआई कहा जाता है। ठीक है। अब आगे की अभी हम बात करते हैं। चलिए,
चलिए दोस्तों, चलिए एआई को समझने से पहले ना एक सिंपल सी एक और बात मैं आपके साथ करता हूं। देखिए, मैं ना यहां पर तीन ऐसे सर्कल बना रहा हूं, तीन ऐसे सर्कल बना रहा हूं ये समझने के लिए कि जो एआई है वो वास्तव में है क्या। थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हमने मानव के काम को आसान करने के लिए मशीनें बनाई, हमने मशीनें बना दी। लेकिन इन मशीनों में बेसिक प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि ये मशीनें पूरी तरह ऑपरेटर पर निर्भर करती थी। ऑपरेटर के पास जितनी क्षमता रहेगी वो मशीन का उतना बेहतर उपयोग कर पाएगा। लेकिन इन मशीनों में हमने देखा कि भाई ज्यादातर दुनिया के जो लोग हैं उनके पास स्किल की कमी है, क्योंकि ज्यादातर देशों में शिक्षा उतने अच्छे स्तर पर नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमने सोचा कि यार क्यों ना हम मशीनों के अंदर एक ऐसी क्षमता विकसित कर दें कि मशीनें थोड़ी बहुत चीजें खुद सीख ले। और मशीनों के अंदर सीखने की क्षमता जो हमने विकसित करनी चाहिए, उस हमने टेक्नोलॉजी को नाम दिया एमएल। एमएल का क्या मतलब होता है? एमएल का मतलब होता है दोस्तों मशीन लर्निंग। क्या होता है इसका मतलब? मशीन लर्निंग। मतलब एक मशीन के अंदर सीखने की क्षमता विकसित कर दी जाए तो वो मशीन लर्निंग कहलाने लगती है। तो दोस्तों, मशीनों के अंदर मशीन लर्निंग आ गई, मशीनें कुछ छोटी मोटी चीजें सीखने लगी। अब मशीन लर्निंग से भी हमने एडवांस चीज मशीन के अंदर ला दी जो कहलाई डीप लर्निंग, डीएल। क्या कहलाई? डीप लर्निंग। इसका मतलब है कि मशीन जो है वो और बेहतर तरीके से सोच पाएगी, बिल्कुल एक इंसान जैसे सोचता है बिल्कुल वैसा सोच पाएगी, डीप लर्निंग। और दोस्तों, जब मशीनों के अंदर डीप लर्निंग जैसी चीजें आ गई तो यही डीप लर्निंग वाली चीजें क्या कहलाई? एआई कहलाई। अब आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा कि एआई क्या है। मशीनों के अंदर डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी डाल देना ही एआई कहलाता है। फिर से समझिए और अच्छे तरीके से समझिए। देखिए दोस्तों, जब आप नया नया फोन खरीदते हैं तो वो फोन का जो गूगल है, जो वॉइस असिस्टेंट है, वो बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। लेकिन जब आप लगातार उसका उपयोग करने लगते हैं तो वो बेहतर रिजल्ट देने लगता है। कैसे? क्योंकि शुरुआत में उसे आपके बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप किस प्रकार की पर्सनालिटी हैं, आपकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आमतौर पे हमारा जो जेंडर होता है, प्रोफेशन होता है, उसी आधार पर हमारी चॉइस रेफरेंसेस भी होती है। तो आपकी क्या चॉइसेस थी उसे पता नहीं था, इसलिए वो जो मशीन है वो बेहतर काम नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे आपने अपने आइडियाज उसको दिए, उसे समझ में आया कि यार मेरा जो मालिक है उसे ये पसंद है, उसे ये पसंद है। अब अगली बार जब भी आप उससे कमांड देते हैं तो उसे याद है कि आपने उसके साथ क्या क्या कन्वर्सेशन किए थे। अब वह उस डीप लर्निंग के आधार पर आपको बेस्ट रिजल्ट देने का प्रयास करता है। अब मैं इसे एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं कि भाई मान लीजिए आपने गूगल में सर्च किया जाकर हिमालय। सुनिएगा भाई, गूगल में आपने क्या जाकर सर्च किया? आपने सर्च किया हिमालय। अब देखिए, हिमालय नाम की तो बहुत सारी चीजें इंटरनेट पर बिक रही है, बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे बिकती है भाई हिमालय के नाम की। कौन कौन सी चीजें बिकती है चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए हिमालय के नाम से एक क्रीम जो है, कॉस्मेटिक क्रीम, वो बिक रही है। हिमालय के नाम से एक बाइक भी आती है, वो भी बिक रही है। हिमालय जो है वो खुद एक पर्वत है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि आप तो वहां पर रहे भी होंगे, तो ये भी है। और मैं मानकर चल रहा हूं कि भाई हिमालय के नाम से एक रेस्टोरेंट भी है, कैफे भी है। अब देखिए, कुछ बच्चों को कैफे जाने का शौक है, वो बहुत बार बार कैफे जाते हैं, तो उनका गूगल हिमालय के बारे में उनको सबसे पहले कैफे दिखाएगा। ठीक है? जो मान लीजिए आप मिलिट्री से आते हैं, आप आर्मी से आते हैं, आप हिमालय बार बार कैंप के लिए जाते थे, अपनी ड्यूटी के लिए जाते थे, तो आपको पर्वत बताएगा। जो बाइक चलाने वाले लोग हैं उनको बाइक दिखाएगा, जो कॉस्मेटिक खरीदते रहते हैं उनको हिमालय दिखाएगा। तो ये गूगल को कैसे पता कि किसको क्या दिखाना है? क्योंकि गूगल आपकी चॉइस प्रेफरेंसेस से सीखता है, अपने आप को अपडेट करता है कि उसका जो यूजर है, उसका जो मालिक है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। और दोस्तों, इसी व्यवस्था को, इसी टेक्नोलॉजी को कहा जाता है डीप लर्निंग। क्या कहा जाता है? डीप लर्निंग कहा जाता है दोस्तों। मतलब एक मशीन जब इंसानों के भांति सोचने समझने की क्षमता अपने अंदर ला लेती है तो इसे डीप लर्निंग कहा जाता है। और जब डीप लर्निंग किसी भी मशीन के अंदर आ जाती है तो वो क्या बन जाती है? एआई बन जाती है। ऐसा मोटे तौर पर हम मान सकते हैं। चलिए दोस्तों,
तो यहां तक अभी हमने बात कर ली है, मेरे ख्याल से अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखिए, एक और शब्द दोस्तों आज के समय में चर्चा में आ गया है, और ये शब्द का है नाम टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। दोस्तों टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी क्या होती है? देखिए भाई, हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले समय में मशीन इतनी इंटेलिजेंट हो जाएगी कि वो इंसानों को भी पीछे छोड़ देगी और वही राज करने लगेगी। आमतौर पे जो रोबोटिक्स वाली फिल्में होती है उसमें यही बताया जाता है ना, कि भाई रोबोट पहले हमारे हमारे अंडर काम किया करता था, फिर उसके अंदर इमोशन आ गए और फिर उसने सभी इंसानों को कब्जे में कर लिया। हमें डर लगता है इस चीज को देखकर कि भाई हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो जाए। तो देखो, टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी एक अवधारणा है जिसमें हम ऐसा बोलते हैं कि भाई भविष्य में मशीनों का बुद्धि का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और इसे हमें एक चुनौती की तरह लेना होगा क्योंकि इससे मानवता को खतरा हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए हम एआई के लिए बहुत सारी ऐसी नई पॉलिसीज बना रहे हैं जिस पर भी हम बातचीत करेंगे इस लेक्चर में। वहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमारा एआई का पर्पस जो होना चाहिए वो मानवता की भलाई होना चाहिए, ना कि मानवता का विनाश। तो ये जो डर हमें लगता है कि भाई फ्यूचर में मशीनें मानवता के लिए एक खतरा बन जाएगी, इसको हम टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी कहते हैं। ठीक है, और आगे की हम बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक और बात को समझना, एआई का संबंध एक इंपॉर्टेंट टर्म से है, और उस इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम कह रहे हैं बिग डेटा। मतलब अगर आपको एआई को समझना है तो आपको एक और टर्म को समझना पड़ेगा, और उस टर्म का नाम है बिग डेटा। बिग बॉस नहीं दोस्तों, बिग डेटा। ठीक है, देखिए बिग डेटा क्या होता है इसे हम यहां समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बिग डेटा का मतलब होता है, बिग डेटा का जो मतलब होता है ना, वो लिटरल तौर पर अगर मैं बताऊं तो कुछ और नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन। देखिए, एक इंसान जो अपनी बातचीत करता है, जो अपने अनुभव साझा करता है, वो अपने इंफॉर्मेशन से करता है। उसका जितना एक्सपोजर रहा होगा वो उतनी ही बातचीत करेगा। एक ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया के अलग अलग कोने में रहा होगा, आप उससे बात करेंगे एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो आमतौर पर घर में रहा होगा, घरेलू किस्म का है, उसके आपको अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। एक्सपोजर, उसने कितना देखा है, कितना जाना है, वहीं से उसके पास से बातचीत आ रही। एआई भी कुछ इसी प्रकार की है दोस्तों। हम एआई को जब भी कोई काम करने के लिए देते हैं तो वो एआई दुनिया भर की अलग अलग जगहों से डेटा इकट्ठा करके हमारे सामने परोस देता है, हमें प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, तो एआई का अगर हमें उपयोग करना है तो हम उसके इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की जगह को हमें पहले बेहतर करना पड़ेगा, बनाना होगा। मतलब एआई कैसे काम करता है? एआई काम करता है डेटा से। एआई किससे रिलेटेड है? डेटा से। जितना अच्छा डेटा इंटरनेट पर मौजूद होगा, एआई हमें उतने बेहतर रिजल्ट प्रस्तुत करके देगा। तो दोस्तों, जब किसी डेटा के अंदर 4 क्वालिटी पैदा हो जाती है, कितनी क्वालिटी? 4। 4 क्वालिटीज अगर किसी डेटा में अवेलेबल है तो हम उस डेटा को डेटा नहीं बिग डेटा कहते हैं। और वो क्या है चारों के चारों? दोस्तों पहली जो है, पहली वो है वॉल्यूम। और दोस्तों यहां पर वॉल्यूम का मतलब जो है वो साउंड नहीं है बल्कि क्या है? आकार। जितना ज्यादा बड़े साइज का डेटा एआई के पास रहेगा वो उतनी बेहतर रिजल्ट, उतनी बेहतर इंफॉर्मेशन आपको, सटीक इंफॉर्मेशन आपको दे पाएगी। तो पहला है वॉल्यूम, मतलब कि आकार। जितना बड़ा डेटा, जितने जीबी का डेटा रहेगा उतना। दूसरा जो है दोस्तों वो है वेलोसिटी। दूसरा क्या है? वेलोसिटी, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरा है वेलोसिटी। दोस्तों वेलोसिटी का मतलब है यहां पर गति, स्पीड, आप ऐसा भी कह सकते हो यहां पर, है ना। क्योंकि ये बातें हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, इसे प्रसिद्ध एक व्यक्ति ने बताया है। उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है जॉन मैशले। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है दोस्तों? ये कॉन्सेप्ट दिया है जॉन मैशले ने। याद रखिएगा, नोट्स में भी लिखा हुआ है, मैं तो आपको अलग से लिखकर बता रहा हूं। जॉन मैशले ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, तो उन्होंने हर वर्ड को वी से बताया, वी से, है ना। जॉन मैशले के अनुसार जो ये आपका बिग डेटा होता है वो 4V से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? 4V से। तो इसलिए हम चीजें बदल नहीं सकते यहां पर, आपसे यहीं से तो क्वेश्चन आएंगे। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब गति। दोस्तों इसके अलावा अगला टर्म है वेरासिटी। अगला क्या है?
वेरासिटी। ठीक है, और अगला है दोस्तों वैरायटी। अगला क्या है? वैरायटी। अगला क्या है? वैरायटी। देखिए, आकार होना चाहिए, गति होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए, मतलब अलग अलग सेक्टर का नॉलेज उसके पास होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग सेक्टर का उसके पास नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके पास क्या होना चाहिए? वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी का मतलब है अलग अलग स्तर का डेटा उसके पास होना चाहिए। अब मैं इसे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं दोस्तों। जैसे हमने एआई को कहा कि भाई आप ये बताइए कि भारत में फिलहाल बैंकिंग की स्थिति क्या है। तो एआई अलग अलग जगहों से डेटा इकट्ठा करेगी। कुछ सरकारी वेबसाइट से डेटा इकट्ठा कर लेगी, कुछ एनजीओ ने जो सर्वे करा है वहां से डेटा इकट्ठा कर लेगी, कुछ न्यूज़पेपर का डेटा इकट्ठा कर लेगी, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा इकट्ठा कर लेगी, और इन सभी डेटा से मिलाकर हमें रिजल्ट प्रस्तुत कर देगी कि भारत में फिलहाल बैंकिंग की ये स्थिति चल रही है। तो यही इसी को हम बिग डेटा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये कॉन्सेप्ट दिया था किसने? जॉन मैशले ने। तो ये है बिग डेटा। बिग डेटा के प्रस्तुतकर्ता कौन हो गए? जॉन मैशले। और बिग डेटा एआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़े पैमाने पर एआई को चलाने के लिए बिग डेटा लगता है, और बिग डेटा में 4 प्रमुख विशेषताएं होती है दोस्तों: वॉल्यूम, वेरासिटी, वेलोसिटी और वैरायटी, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे बातचीत की थी। अब आगे की हम बात करते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। चलिए, अब दोस्तों हम ये बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये जो एआई हम तक पहुंचा, कैसे पहुंचा, एआई का डेवलपमेंट कैसे था। देखिए, अब हमें अगर ना नौकरी लेनी है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ये मेहनत जो है वो बड़ी रंग लाएगी। क्योंकि यकीन मानिए, मैंने जब भी ये टॉपिक्स को पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, यहां से जब भी क्वेश्चन आए हमारे हमारी इस पीपीटी से बाहर से नहीं आए। बस आपको इत्मीनान से इसे पढ़ना बस है दोस्तों। और एक बार अगर चीजें दिमाग में बैठ गई तो फिर भाई वहां पर तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाने वाली। ठीक है दोस्तों, देखिए आज तो बच्चा बच्चा एआई का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस एआई का जो डेवलपमेंट हुआ वो बड़े पुराने जमाने से हो गया। और मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि एआई का शब्द पहली बार 1935 में प्रस्तुत हुआ था दोस्तों। तो इसकी कहानी कुछ वहीं से आ रही है। मैं आपको एक बार फिर पूरी कहानी समझाता हूं, फिर हम वापस इस पीपीटी में आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारी जो चर्चा होने वाली है, ये चर्चा होगी एआई के विकास पर। एआई का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्योंकि आज हर जगह एआई आ गया है। मोबाइल में एआई है, कार में एआई है, हर एक जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इस एआई के डेवलपमेंट को दोस्तों हम समझने जा रहे हैं। देखिए, एआई की शुरुआत दोस्तों 1935 से होती है, 1935। और किसने की ये जो शुरुआत की दोस्तों? ये शुरुआत करी है एलन ट्यूरिन ने। एलन ट्यूरिन, याद रखिएगा, एलन ट्यूरिन नाम के एक व्यक्ति थे, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक फॉर्मूला बनाया, और ये कहलाया ट्यूरिन मॉडल। क्या कहलाया ये? ट्यूरिंग मॉडल कहलाया दोस्तों। और इसी ट्यूरिंग मॉडल पर काम कर करके इन्हीं साहब ने, किसने? एलन ट्यूरिंग साहब ने 1950 में दोस्तों, 1950 में इन्हीं एलन ट्यूरिंग साहब ने ट्यूरिन टेस्ट करके एक गेम बना दिया, मोबाइल गेम टाइप का एक गेम बना दिया, ट्यूरिन टेस्ट। ट्यूरिन टेस्ट क्या था? एक गेम था, एक गेम था। देखिए 1935 में एलन ट्यूरिन साहब जो थे, उन्होंने ट्यूरिन मॉडल बनाया, और 15 साल की मेहनत के बाद ट्यूरिन टेस्ट करके एक गेम बना दिया। ये गेम है दोस्तों। गेम खेलने के लिए दिमाग लगता है। अगर कोई मशीन अपने आप इस गेम को खेल लेती है तो हम मानते हैं कि उसके पास एआई है, खुद की बुद्धिमत्ता है। और अगर वह इस गेम को नहीं खेल पा रहा है तो फिर हम मान लेते हैं कि भाई उसके पास एआई नहीं। और दोस्तों, आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी आने के बावजूद भी आज भी किसी मशीन को एआई का दर्जा देना है या नहीं देना है, ये इसी गेम से हम तय करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने अब तक हमने 2 बातें कर ली है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए साथियों, तो ये हमने अभी तक देखा 1935 और 1950 में ये चीजें हुई है। वापस एक बार और पीपीटी में आते हैं दोस्तों। 1950 में क्या बना? ट्यूरिन मॉडल बना।
जो कि एलन ट्यूरिन ने बनाया था। और 1950 में क्या बना, ट्यूरिन टेस्ट बना, जिसके आधार पे आज हम ये तय करते हैं कि किस मशीन को हमें एआई का दर्जा देना है और किस मशीन को एआई का दर्जा नहीं देना है। कितनी कमाल की बात है ना दोस्तों, देखो कितनी पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी पर भी हम काम कर रहे हैं। अब थोड़ा आगे की बात करते हैं दोस्तों, और आगे की बात करते हैं। देखिए 1935 की कहानी तो हमने देख लिया कि 1935 में क्या हुआ था, ये भी हमने बातचीत कर ली। 1950 की चीज भी हमने देख ली। अब आगे चलते हैं दोस्तों, 1951 में क्या हुआ। 1951 में एक व्यक्ति सामने आए जिनका नाम था क्रिस्टोफर स्ट्रेची। क्या नाम था, क्रिस्टोफर स्ट्रेची। और इस क्रिस्टोफर स्ट्रेची नाम के व्यक्ति ने दोस्तों पहली बार एआई में प्रोग्रामिंग जोड़ी। ये एआई में प्रोग्राम करने वाले पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम कर डाला एआई का। दोस्तों देखिए कंप्यूटर की सारी चीजें जो है वो निश्चित नियमों पर चलती है, और उन निश्चित नियमों पर जब कोई भाषा लिख दी जाती है तो वो भाषा प्रोग्राम कहलाती है ना। इसे आप ऐसे मानकर चलिए कि हर संस्था के अपने एक नियम होते हैं और उन नियमों पर ही वो संस्था चलती है। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर कुछ निश्चित नियमों पर चलने वाली भाषा पर चलता है, और उस भाषा को अगर लिख दिया जाए तो कंप्यूटर को काम करना ही पड़ता है, और उसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं दोस्तों। तो ये प्रोग्रामिंग के बिना तो हम कंप्यूटर नहीं चला सकते, मशीन नहीं चला सकते। तो एआई की पहली प्रोग्रामिंग किसने की थी आप याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नाम क्या है, क्रिस्टोफर स्ट्रेची। ठीक है, तो क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने पहली बार 1951 में एआई की क्या कर दी, प्रोग्रामिंग कर दी। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, जब ये प्रोग्रामिंग की गई ना, तब कंप्यूटर के लिए भाषा तो बन चुकी थी, पर एआई के लिए कोई भी लैंग्वेज अवेलेबल नहीं थी। भाई आपको अगर किसी को कुछ बताना है तो एक अलग भाषा होनी चाहिए ना उसके लिए। ठीक है, तो भाषा नहीं थी। अब भाषा नहीं है तो बड़ी मेहनत लगी होगी, सब कुछ शुरू से करना पड़ा होगा। तब एक व्यक्ति सामने आए, और उन व्यक्ति का जो नाम है, उन व्यक्ति का नाम है जॉन मैकार्थी, जिनके बारे में मैंने शुरुआत में भी आपसे एक छोटी सी बातचीत की थी। दोस्तों फिर आते हैं जॉन मैकार्थी, और जॉन मैकार्थी ने 1960 में दोस्तों एक लैंग्वेज बनाई, और उस लैंग्वेज का नाम है लिस्प। क्या नाम है, लिस्प। तो दोस्तों जॉन मैकार्थी साहब जो है वो आए 1960 में, और उन्होंने लिस्प नामक लैंग्वेज बनाई। तो दोस्तों इस लैंग्वेज के बनने के बाद एआई को बनाना बहुत आसान हो गया। आप ऐसे समझिए, आज अगर आपको कहा जाए कि भाई आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, नगर पालिका को लिख दीजिए या किसी को भी लिख दीजिए, एक एप्लीकेशन लिखना है छोटी सी, बैंक वाले को एक एप्लीकेशन लिखना है, आप तुरंत लिख देंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों बचपन से ही हमें एक फॉर्मेट बताया गया है एक आवेदन पत्र लिखने का। अगर वो फॉर्मेट हमें पता ना हो, किसी को पता ना हो, तो फिर लिखना बहुत कठिन हो जाएगा एप्लीकेशन। लेकिन अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आप जैसा तैसा लिख ही देंगे। ये जो लैंग्वेज है ना दोस्तों, ये उसी प्रकार का एक फॉर्मेट देती है कि फॉर्मेट बना हुआ है, केवल आपको फिल करना है। तो जॉन मैकार्थी ने फॉर्मेट बना दिया, इसको हम लिस्प कहते हैं, और इसी लिस्प के कारण आज हम एआई को एडवांस तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं। और इसीलिए जॉन मैकार्थी जो साहब हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एआई कहा जाता है। चलिए वापस आते हैं वहीं पर। देखिए 1951 में क्या हुआ, पहली बार प्रोग्रामिंग की गई, और 1960 में क्या हुआ, लिस्प बनी। लिस्प, लिस्प का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्प का फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। और ये लिस्ट प्रोसेसिंग किसने बनाई भाई, ये जॉन मैकार्थी साहब ने बनाई, और उन्हें हम फादर ऑफ एआई कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, एआई के इस विकास के क्रम में अगली जो बातचीत होगी, ठीक है, वो है 1973 में। अभी मैं सब आपको रिवाइज करवा दूंगा, यही इस एआई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस टॉपिक में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। 1973 में दोस्तों एक और व्यक्ति सामने आते हैं, उनका नाम है एलन कॉलमरोट। क्या नाम है उनका, उनका नाम है एलन कॉलमरोट। याद रखिएगा, उनका नाम है एलन कोलमेरोट। और दोस्तों ये जो एलन कॉलमरोट हैं, इन्होंने भी एक अलग लैंग्वेज बना दी। इन्होंने दूसरी भाषा बनाई, एक और ऑप्शन दे दिया, और उसको इन्होंने नाम दिया प्रोलॉग। क्या नाम दिया, प्रोलॉग। तो इन्होंने दोस्तों प्रोलॉग नाम की लैंग्वेज बना दी। तो जिन लोगों को लिस्प में काम करते नहीं बन रहा था, वो लोग कहां काम करने लगे, वो काम करने लगे प्रोलॉग में। ठीक है, देखिए कहां से कहानी बनकर आई है। 35 में क्या हुआ था, 50 में क्या हुआ था, 51 में क्या हुआ,
60 में क्या हुआ और 73 मतलब कि 73 में क्या हुआ, ये हम अभी रिवाइज करेंगे। वापस वहीं चल रहे हैं पीपीटी पर, ये हो गया। और दोस्तों इसी साल पहली बार एक रोबोट बना और उस रोबोट का जो नाम था दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, इसी साल 73 में एक रोबोट बना दोस्तों, एक रोबोट, और उस रोबोट का नाम था फ्रेडी। क्या नाम था? फ्रेडी। तो दोस्तों इस साल फ्रेडी नामक रोबोट जो है वो बनाया गया। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूं, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए भाई, एआई का विकास कैसे हुआ, है ना, फिर से मैं आपको बढ़ा रहा हूं, एआई का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एआई पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। और देखिए एआई का जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो हुआ है 1935 से। सबसे पहले 1935, उसके बाद 1950, उसके बाद 1951, फिर उसके बाद 1960 और उसके बाद 1973 में दो चीजें हुई। इतनी बातें अभी तक हम देख चुके हैं। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। 1935 में दोस्तों ट्यूरिंग मॉडल बना था। क्या बना था? ट्यूरिंग मॉडल बना दोस्तों, और इसी ट्यूरिंग मॉडल ने एआई की कहानी को शुरू किया। 50 में ट्यूरिंग मॉडल का अपडेट वर्जन आया, ट्यूरिंग टेस्ट, और इन दोनों को कौन लेकर आया था? एलन ट्यूरिंग साहब लेकर आए थे। उसके बाद दोस्तों 1951 में क्या हुआ? पहली बार एआई में प्रोग्रामिंग की गई। फर्स्ट प्रोग्राम एआई का लिखा गया क्रिस्टोफर स्ट्रेची के द्वारा। 60 में क्या हुआ दोस्तों? पहली बार एआई के लिए स्पेशल लैंग्वेज बनाई गई, लिस्प, जॉन मैकार्थी साहब ने बनाई। 73 में क्या हुआ? एक और लैंग्वेज बनाई गई, प्रोलॉग। किसने बनाई? कोलमरोट ने। और 73 में एक और क्या हुआ दोस्तों? फ्रेडी नामक रोबोट बना। क्या बना? फ्रेडी नामक रोबोट बनाया गया। दोस्तों अभी तक हम एआई का इतना डेवलपमेंट देख चुके हैं। ठीक है, आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिस्प पहली बार कब लाई गई, किसके द्वारा लाई गई? प्रोलॉग क्या है? लैंग्वेज है। कब बनाई गई? 73 में। किसने बनाई? किसने बनाई? एलन कोलमरोट ने बनाई। किसने बनाई? एलन कोलमरोट ने बनाई। तो दोस्तों ये आपको बनेगा तो आप एग्जाम में बहुत आसानी से नंबर ले आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे की अब हम बात करते हैं। ठीक है, इतनी बातचीत हम यहां पर कर चुके थे, अब आगे की बात करते हैं। देखिए 73 के बाद सीधे 81। दोस्तों 1981 में एक और रोबोट बना और उस रोबोट का नाम है एलवी रोबोट। क्या नाम है? एलवी। याद रखिएगा, अब हम विकास को और आगे बढ़ा रहे हैं और लेकर जा रहे हैं 1981 में। और दोस्तों 1981 में बना है एलवी नामक रोबोट। क्या बना है? एलवी नामक रोबोट बना है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा, एलवी रोबोट जो है वो बना कब? 81 में। और आगे चलते हैं। अब तो देखिए दोस्तों एआई का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, तो रोबोटिक्स के अंदर एआई आ रही है। आगे चलकर 1990 में एक विशेष प्रकार का रोबोट बना दोस्तों, किस्मेट। क्या बना? किस्मेट। और दोस्तों ये जो किस्मेट था, ये ऐसा रोबोट था जो इंसान के इमोशन को पहचान लेता था। मतलब अगर आप इसके सामने दुखी हो जाओगे तो ये पता कर लेगा कि आप दुखी हो, और अगर आप खुश हो तो ये पता कर लेगा कि आप खुश हो। ठीक है, और दोस्तों इस विशेष प्रकार के रोबोट को बनाया है अमेरिका की एक वैज्ञानिक है, सिंथिया ब्रिजेल ने। किसने बनाया है? सिंथिया ब्रिजेल ने इनको बनाया। याद रखिएगा, किसने बनाया है? सिंथिया ब्रिजेल ने। और ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है दोस्तों। ठीक है, 73 तक तो हमने देख लिया। 81 में क्या बना? एलवी रोबोट बना। 1990 में क्या बना? किस्मेट रोबोट बना, जो कि इमोशन को पहचानने वाला रोबोट था। याद रखिएगा, ये इमोशन को पहचान लेता था। और इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था यूएसए की सिंथिया ब्रिजेल ने। ठीक है, आगे की अब हम बात करते हैं। देखिए यहां तक हम देख चुके हैं। ठीक है, 90 में किस्मेट रोबोट बना, जो कि एक भावनात्मक रोबोट था, मतलब एक इमोशनल रोबोट था। फिर दोस्तों 1997 में क्या हुआ उस पर हम बात करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। 1997 की अभी हम बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों 1997 में, 1997 में एक लैपटॉप या मान लो आप एक कंप्यूटर आया जिसका नाम था डीप ब्लू। क्या बना? डीप ब्लू नामक क्या बना? आपका एक कंप्यूटर बना।
अब देखिए डीप ब्लू पहले एक अलग कंपनी थी, अब इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। अब ये किसकी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी। लेकिन जिस समय दोस्तों डीप ब्लू आया तो डीप ब्लू ने कहा भाई हमारे कंप्यूटर में एआई के फीचर है। बड़ी रोचक घटना है, आप इसको सुनिएगा। इन्होंने कहा भाई हमारे कंप्यूटर में क्या है? एआई है। ठीक है। अब और एआई भी किसमें है? तो इन्होंने एक गेम लॉन्च करा था, शतरंज, चेस। इन्होंने कहा भाई हमारा कंप्यूटर चेस खेलता है और बेस्ट चेस खेलता है, इसको कोई हरा नहीं सकता। ठीक है। ये बात किसको पहुंचा दी इन्होंने? उस समय के जो चेस के चैंपियन थे, उस समय चेस के चैंपियन थे दोस्तों रूस के गैरी कास्पारोव। कौन थे? गैरी कास्पारोव। अभी सुनिएगा, बड़ी रोचक कहानी। अच्छा, गैरी कास्पारोव कौन आदमी? गैरी कास्पारोव वो आदमी जिसको बहुत ईगो है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं चेस का। अब गैरी कास्पारोव के बारे में भी चर्चा चलती है दोस्तों कि गैरी कास्पारोव ने दुनिया के जितने भी चेस के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे सबको बुलाया, एक ऐसी टेबल में बिठाला, ऐसी राउंड टेबल में बिठाला, बीच में गैरी कास्पारोव खड़े हो गए और उन्होंने ऐसे सबको बिठाल दिया और एक साथ सबके साथ चेस खेला और खुद जीत गए, सबको हरा दिया। मतलब गैरी कास्पारोव के बारे में भी ये चलता था कि उसको कोई हरा नहीं सकता भाई। और डीप ब्लू कंपनी ने सीधे उस खिलाड़ी को चैलेंज कर दिया कि आप हमारे कंप्यूटर को हरा के दिखा दो, हमारे कंप्यूटर में क्या है? एआई है। समझ रहे हो आप? एआई है हमारे कंप्यूटर में। अच्छा, फिर एक आयोजन होता है, उस आयोजन में डीप ब्लू और गैरी कास्पारोव को आमने सामने रखा जाता है और फिर देखो दोस्तों परिणाम क्या था? डीप ब्लू जीत जाता है, क्योंकि मशीन मशीन होती है ना, उसके कैलकुलेशन की तो आप इंसान से तुलना नहीं कर सकते। डीप ब्लू जीत जाता है दोस्तों। और इस प्रकार डीप ब्लू को बैठे बैठे एक अच्छी खासी, जो ये कह लो आप, पॉपुलैरिटी जो है वो मिल जाती है ना। तो डीप ब्लू क्या है दोस्तों? डीप ब्लू एक एआई वाला कंप्यूटर है। ठीक है। क्या है? एआई वाला कंप्यूटर है। और इसमें एक विशेष गेम था, काय का? चेस का, शतरंज का, जिसमें एआई के फीचर थे। और कब आया था ये? 1997 में आया था, ये आप याद रखेंगे। तो मैंने आपको तीन और ईयर बता दिए। 81 में एलवी बना, 1990 में क्या बना आपका? किस्मेट बना, 1997 में क्या बना? डीप ब्लू नामक कंप्यूटर बना दोस्तों। ठीक है। चलो अब और आगे की हम बात करते हैं, पहले उसी पीपीटी पर चलते हैं। ये देखिए हम 1997 में जो डीप ब्लू बना था उस पर भी बातचीत कर चुके हैं भाई। आप इसको ये जब फाइल आपके पास पहुंचेगी तो आप इससे एक बार जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों 2010 में क्या हुआ, आगे की अब हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों इसके बाद, है ना, इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके बाद दोस्तों 2010 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कौन है? माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है विंडो नाम का। ठीक है। विंडो नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है और दुनिया के लगभग 80% जो लैपटॉप्स हैं और जो सिस्टम है दोस्तों वो विंडो पर ही चलते हैं ना, वो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो दोस्तों 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया अपना एक गेमिंग डिवाइस, एक्सबॉक्स। क्या है एक्सबॉक्स? दोस्तों ये गेमिंग डिवाइस है, मतलब आप इसे अपने सिस्टम से या फिर टीवी से कनेक्ट करके हाई क्वालिटी वाले गेम जो है वो रिमोट कंसोल लगा के खेल सकते थे। वो ऐसे खेलने का तरीका नहीं होता, वो वैसे हैं ये एक्सबॉक्स। इसमें भी एआई के फीचर थे 2010 में। ये हुआ था एक मोटे तौर पे एक छोटी सी घटना है। चलिए तो ये इतनी चीजें अभी तक हम देख चुके हैं, अब आगे की बात करते हैं। अब दोस्तों 2010 से लेके 2020 बहुत सारी चीजें होने वाली है, बहुत ज्यादा चीजें होने वाली है, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी आई गई है तो टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ेगी। तो थोड़ा सा ध्यान देना क्या क्या हुआ, मैं पूरा लिखकर आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों अब 2010 तक मैं आपको बता चुका हूं, 2011 में क्या होता है? 2011 में एप्पल कंपनी जो है वो अपना वॉइस असिस्टेंट लॉन्च कर देती है और उस वॉइस असिस्टेंट का नाम रखती है सिरी। दोस्तों आज भी चलता है ना सिरी। सिरी क्या है? एक वॉइस असिस्टेंट। मतलब आप मोबाइल को बोलोगे हे सिरी ये कर दो तो वो सिरी आपको करके देगा। ठीक है। ये कब आया? 2011 में आया और उस समय के हिसाब से इसमें एआई के कुछ फीचर थे। फिर आगे चलकर दोस्तों 2014 में अमेजॉन कंपनी ने, किसने? अमेजॉन, हाँ वही अमेजॉन भाई जो सामान बेचती है। इस अमेजॉन कंपनी ने अपना एक स्पीकर लॉन्च कर दिया दोस्तों। और वो स्पीकर जो है वो बोलता है, इंसान की आवाज में बोलता है, इंसान की कमांड को सुन लेता है। उसका नाम है एलेक्सा। फिर दोस्तों 2016 में देखिए कहानी कैसे आगे आगे बढ़ रही है। 2016 में दोस्तों गूगल कंपनी ने अपना गूगल असिस्टेंट लॉन्च कर दिया है। क्या लॉन्च कर दिया है?
गूगल असिस्टेंस लॉन्च कर दिया है। ये गूगल असिस्टेंट ओके गूगल बोलने पर आपके फोन में एक्टिवेट हो जाता है। तो गूगल असिस्टेंट आ गया दोस्तों, ओके गूगल, कब आ गया? 2016 में। ठीक है, आगे की बात करते हैं दोस्तों। 2017 में क्या होता है? सैमसंग कंपनी अपना इसी तरीके का मॉडल प्रस्तुत करती है, जैसे कि सिरी है, जैसे कि एलेक्सा है, जैसे कि ओके गूगल है, और उसका वो नाम रखती है बिक्सबी। क्या नाम रखती है? बिक्सबी। तो दोस्तों सैमसंग ने क्या ला दिया? बिक्सबी ला दिया। ठीक है, तो देखिए ऐसे कंपटीशन से डेवलपमेंट हो रहा है भाई। 2011 में एप्पल ने क्या ला दिया? सिरी। 14 में क्या आ गया? एलेक्सा। 16 में क्या आ गया? गूगल असिस्टेंट। और 17 में क्या आ गया दोस्तों? सैमसंग का बिक्सबी। ठीक है दोस्तों, इसी दौरान थोड़ा ध्यान देना, 2016 में एक और चीज हुई। 2016 में दोस्तों एक और चीज हुई है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये चीजें आपस में पहले रिलेटेड थी, तो मैंने सोचा पहले ये बता देते हैं, फिर आपके वापस आ जाएंगे। तो 2016 में क्या हुआ था दोस्तों? 2016 में मानव की तरह दिखने वाला एक रोबोट बना। किसने बनाया? इसे बनाया दोस्तों डेविड हेंसन ने। दोस्तों अभी तक एकदम इंसान की तरह दिखने वाले रोबोट नहीं बने थे, जो कि इंसान की तरह बातचीत करते हो, इंसान की तरह इमोशन पहचानते हो, तमाम चीजें। तो ये जो है डेविड हेंसन, इन्होंने एक रोबोट बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने सोफिया। क्या नाम रखा? सोफिया। मैं अभी आपको उसकी फोटो भी दिखाऊंगा। एकदम एक हॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह दिखती हैं सोफिया, और पूरी तरह रोबोट है और इंसान की तरह बातचीत करती है। और आपको बड़ा कमाल होगा, सऊदी अरब नाम का जो देश है ना दोस्तों, उसने इसे नागरिकता भी दे दी। सोचो, रोबोट को नागरिकता दे रहे हैं वो लोग, है ना। तो उन्होंने सोफिया को क्या दे दी है दोस्तों? नागरिकता दे दी है। ये डेविड हेंसन ने 2016 में बनाया था। तो देखिए एआई यहां तक पहुंच चुका है अब तक। चले वापस पीपीटी में चलते हैं दोस्तों। देखिए 2011 में क्या बना? एप्पल के द्वारा सीरी बनाया गया। 2014 में अमेजॉन के द्वारा एलेक्सा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से चीजें आगे जो है वो चलती चली गई। 2016 में क्या बना दोस्तों? सोफिया रोबोट बना। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। 2017 में एक रोबोकॉप नामक रोबोट बना। 2017 में सैमसंग ने बिक्सबी बनाया। अब इस तरीके से चीजें दोस्तों आगे जो है वो चलने वाली है। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों, और आगे क्या हुआ, फिर हम पूरा एक बार में देखेंगे। अब हम बात करें दोस्तों तो 2018 में ब्रेन वेब, क्या बोल रहा हूं मैं? ब्रेन वेब। ब्रेन वेब नाम का सॉफ्टवेयर जो है वो बना, और इसे बनाया किसने था? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट। आगे चल के दोस्तों 2020 में दोस्तों इसी माइक्रोसॉफ्ट को लगा कि यार एआई जो है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? एलन ट्यूरिन से हुई थी। तो क्यों ना एक अलग लैंग्वेज बनाई जाए। और वो ट्यूरिन भाई साहब जो थे, जिनकी वजह से ही सब कुछ शुरू हुआ, ट्यूरिन के नाम पर उन्होंने दोस्तों ट्यूरिन लैंग्वेज बना दी। क्या बना दी? ट्यूरिन लैंग्वेज। तो अब हमने तीसरी लैंग्वेज पढ़ ली है। एक लिस्प पढ़ी थी, एक प्रोलॉग पढ़ी थी, अब तीसरी क्या हो गई? ट्यूरिन लैंग्वेज। तो ध्यान देना, 2018 में ब्रेन वेब बना माइक्रोसॉफ्ट का, 2020 में क्या बना? ट्यूरिन लैंग्वेज का मॉडल बना। और दोस्तों इसके बाद एआई में आ गई क्रांति। क्यों आई क्रांति? क्योंकि दोस्तों 2022, याद रख लीजिए इस साल को, एआई की दुनिया में क्रांति ला दी इस साल ने, क्योंकि इस साल एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सैम ऑल्टमैन। मैं आपको नाम इसलिए बताता हूं क्योंकि दोस्तों लगातार यहां से अब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। सैम ऑल्टमैन की कंपनी का नाम है ओपन एआई। क्या नाम है? ओपन एआई। तो एक कंपनी है ओपन एआई जिसके मालिक है सैम ऑल्टमैन, और उन्होंने 2022 में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है दोस्तों? चैट जीपीटी। क्या नाम है? चैट जीपीटी। और दोस्तों चैट जीपीटी के आने के बाद तहलका मच गया। अब एआई जो है वो हर जगह पहुंच चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों एआई का डेवलपमेंट हुआ है। देखिए हमने कहां से चीजें शुरू की थी और हम कहां पर लेकर आए उसे, थोड़ा वहां चलते हैं हम। देखिए भाई, कुछ इस तरीके से चीजें शुरू हुई थी। हमने बात की थी भाई एआई का डेवलपमेंट कुछ ऐसा है। 1935 में ट्यूरिन मॉडल आया। 1950 में ट्यूरिन टेस्ट बना। 1951 में फर्स्ट प्रोग्राम लिखा गया एआई का। किसने लिखा? क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने लिखा दोस्तों। 1960 में लिस्प लैंग्वेज आई, लिस्ट प्रोसेसिंग। 73 में क्या हुआ था दोस्तों? प्रोलॉग आया, फ्रेडी नामक रोबोट बना। ठीक है,
सब आपको याद हो जाएगा, बस आप एक बार इस पीपीटी को पढ़िएगा तो आपको सब याद हो जाएगा। आगे की बात करते हैं दोस्तों, हमने इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें जो है वो देखी थी। और आगे की हम बात करते हैं। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर उसके बाद 1981 में एलवी रोबोट आया। 1990 में एक रोबोट आया जो इमोशन पहचान सकता था, जिसका नाम क्या था, किस्मेट। फिर आगे की अगर हम बात करें तो गूगल असिस्टेंट आया। फिर उसके बाद सोफिया नामक रोबोट आया। फिर 2017 में बिक्सबी आया। इस तरीके से चीजें आगे चली है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, है ना। ये सब लिखा हुआ है पीपीटी में। ये देखिए 2022 में क्या आया, चैट जीपीटी आया। 2022 में क्या आया, ट्यूरिन लैंग्वेज का टेस्ट आया दोस्तों, ठीक है। और इस चैट जीपीटी को किसने बनाया है, ओपन एआई ने बनाया है, जिसके मालिक का नाम क्या है, सैम ऑल्टमैन। दोस्तों ये जो पीपीटी है आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर भले अभी फिलहाल आपको एक लैंग्वेज दिख रही है, बट बाइलिंगुअली आपको मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगी। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप अपने हिसाब से आप इसका आनंद ले पाएंगे। चलें दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं। दोस्तों अब जो हमारे चर्चा का विषय है वो ये है कि भाई आखिरकार हमने देख लिया कि एआई क्या होती है, बिग डेटा क्या होता है, कौन फादर ऑफ एआई है, एआई का विकास कैसे हुआ। अब हम समझते हैं कि एआई कितने प्रकार की होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों एआई के भी प्रकार होते हैं और इसे भी मैं पहले आपको एक स्लाइड से समझाना चाहूंगा, फिर मैं आपको पीपीटी पर लेकर आऊंगा। देखिए दोस्तों अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है टाइप ऑफ एआई पर। हम किस पे बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ एआई पर बात कर रहे हैं दोस्तों। एआई कितने प्रकार की होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैसे तो दोस्तों एआई तो एआई होती है, लेकिन पढ़ने लिखने वाले लोगों ने एआई को 6 भागों में बांट दिया। दोस्तों अब एआई को अगर हमें समझना है तो एआई कितने प्रकार की है, 6 प्रकार की है दोस्तों। और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। एआई कितने प्रकार की है, 6 प्रकार की है, 6। तो दोस्तों एआई के कुल 6 प्रकार, ठीक है। पहले प्रकार की जो एआई है दोस्तों, पहले प्रकार की एआई है ना, क्या होती है वो, उसे कहते हैं दोस्तों हम नैरो एआई। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले प्रकार की एआई क्या कहलाती है, नैरो एआई कहलाती है दोस्तों, नैरो एआई, ठीक है। और जो दूसरी प्रकार की एआई होती है दोस्तों ये कहलाती है सुपर एआई। देखिए थोड़े इंग्लिश में नाम इसलिए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी में ज्यादातर जो नाम होते हैं उसके कोई हिंदी मतलब नहीं होते। अभी दोस्तों मैं फेसबुक का अगर हिंदी मतलब आपसे पूछूं तो अब कोई मतलब होता नहीं है। आप बनाना चाहो तो बना सकते हो बट है नहीं वो मीनिंग। व्हाट्सएप का कोई आप मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, स्नैपचैट का नहीं निकाल पाएंगे, कहाँ निकाल पाएंगे, गूगल का नहीं निकाल पाएंगे। तो बिल्कुल ऐसी है नैरो एआई। कहने को हम कह सकते हैं संकीर्ण एआई, पर यकीन मानिए इंग्लिश में ही आते हैं क्वेश्चन। नैरो एआई हो गया, सुपर एआई, ये दो प्रकार हो गए एआई के, ठीक है। ये तो दो बातें हो गई कि एक हो गई आपकी नैरो एआई, दूसरी क्या हो गई आपकी सुपर एआई, है ना। देखिए इस पीपीटी से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। यहां से आगे की हम बात करते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो एक अगली होती है दोस्तों, तीसरा जो प्रकार होता है वो कहलाती है प्योरली रिएक्टिव एआई, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा इनके नाम ऐसे क्यों हैं, ठीक है। प्योरली रिएक्टिव एआई ये तीसरा प्रकार। दोस्तों चौथे प्रकार की अगर हम बात करें तो ये कहलाती है लिमिटेड मेमोरी एआई। क्या कहलाती है, लिमिटेड मेमोरी एआई कहलाती है, लिमिटेड मेमोरी एआई। ये चौथा प्रकार हो गया। पांचवा जो प्रकार है दोस्तों ये कहलाता है सेल्फ कॉन्शियस एआई। सेल्फ, अभी मैं हिंदी मतलब भी इसका बता दूंगा, आप परेशान ना हो, सेल्फ कॉन्शियस एआई। और छठवा जो प्रकार है दोस्तों ये कहलाता है ब्रेन थ्योरी एआई। क्या कहलाती है, ब्रेन थ्योरी एआई कहलाती है दोस्तों। ब्रेन थ्योरी एआई। दोस्तों ये 6 प्रकार की एआई होती है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। भाई एआई को आखिरकार इन 6 भागों में बांटा क्यों गया। देखिए दोस्तों कुछ एआई ऐसी होती है जो ज्यादा काम नहीं कर सकती, छोटे मोटे काम कर सकती है, बहुत छोटे मोटे काम। मोबाइल फोटो एडिट कर दिया, मैसेज लिख दिया, ईमेल लिख दिया, उसको हम नैरो एआई कहते हैं। नैरो एआई, छोटा सा दिमाग। सुपर एआई, दोस्तों सुपर एआई वो है जिसका उपयोग हम स्पेस रिसर्च में करते हैं। हमें कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, कोई बहुत बड़ा डेटा रिजॉल्व करना है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की माइनिंग करनी है, तो हम सुपर एआई का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों प्योरली रिएक्टिव एआई वो होती है
जो डेटा स्टोर करके नहीं रखती, डेटा स्टोर करके नहीं रखती। आपने कोई खिलौना देखा होगा, नागफनी कैक्टस का रहता है ऐसा एक पौधा, और आप उससे जो भी बोलते हो वो अपनी आवाज में सुना देता है, रिकॉर्ड कुछ नहीं करता। आप उससे एक दिन पहले आपने क्या बात करे थे आप पूछोगे, वो नहीं बता पाएगा। बिल्कुल ऐसे ये प्योरली रिएक्टिव एआई है। कुछ स्पीकर होते हैं, स्मार्ट स्पीकर, जैसे एलेक्सा है, बिल्कुल वैसे ही, और आप उससे जो भी बात करोगे वो उसका रिस्पॉन्स दे देगा। लेकिन अगर आप उससे पूछोगे हमने 3 दिन पहले आपसे कुछ बात की थी, बता दो, वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इनके पास मेमोरी नहीं होती। ये केवल रिएक्टिव मतलब कि प्रतिक्रियात्मक एआई है, केवल प्रतिक्रिया देने का काम करती है, ये प्रतिक्रियात्मक है। ठीक है, ये तो सुपर एआई है, ये नैरो एआई हो गया, है ना। तो जिसके पास कम दिमाग है नैरो एआई, जिसके पास ज्यादा दिमाग है सुपर एआई, जो केवल रिएक्शन देने का काम करता है रिएक्टिव एआई। दोस्तों जो थोड़ी बहुत मेमोरी स्टोर कर लेती, थोड़ी बहुत मेमोरी, वो लिमिटेड एआई। जैसे आजकल कार में छोटी बहुत मेमोरी डाल दी गई है, कि जैसे आपने कल गाड़ी चलाई थी तो सीट कहाँ रखी थी आपने, ड्राइवर सीट एडजस्ट करना पड़ता है ना, तो आजकल के एडवांस गाड़ियों में बटन दबा के सीट अपने आप एडजस्ट हो जाती है। तो ये है आपकी लिमिटेड मेमोरी एआई। दोस्तों ये चारों एआई एट अ टाइम में प्रेजेंट। आखिर की ये जो दो एआई है ना, सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, स्वचेतन, मतलब जो अपनी मर्जी से सब कर सके। आपने वो मूवी अगर देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो आप कभी देखना, रोबोट मूवी एक आई है। उस रोबोट मूवी में एक रोबोट रहता है चिट्टी, वो सारे काम खुद कर लेता है। तो बिल्कुल वैसे ही स्वचेतन एआई, सेल्फ कॉन्शियस एआई का मतलब है जो खुद सब कुछ कर सके। अभी तक हमने ऐसा बनाया नहीं है दोस्तों, ये फ्यूचर है। और अगली है ब्रेन थ्योरी एआई। दोस्तों ये हमारा लक्ष्य है कि जब हम रोबोटिक्स बना रहे हैं तो ऐसा एआई बनाए जो कि मानव मस्तिष्क की तरह सोचता हो। उसका जो ब्रेन है वो मानव के मस्तिष्क की तरह अनंत चीजें सोच सकता हो, ऐसी एआई हम बनाना चाहते हैं, जो भी अभी तक हम नहीं बना पाए हैं। तो लास्ट की 2 एआई अभी डेवलप नहीं हुई है, और 4 एआई जो है वो डेवलप हो चुकी है। ये एआई के प्रकार है दोस्तों, जल्दी से इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपने इसे देखा होगा, और हम एक बार फिर इसके पीपीटी वर्जन की तरफ जाते हैं। दोस्तों ये देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, प्योरली रिएक्टिव एआई, सुपर एआई, लिमिटेड मेमोरी एआई, नैरो एआई, तमाम चीजें आपके सामने हैं। सेल्फ कॉन्शियस एआई और ब्रेन थ्योरी एआई, ये दोस्तों एआई के वो प्रकार हैं जिस पर कि हमें चर्चा करनी थी। अब देखिए दोस्तों, आखिरकार एआई के उपयोग क्या है। देखिए मेडिसिन में बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं दोस्तों, है ना। अगर एआई हमने बना ली तो ऑपरेशन करने के लिए फिर डॉक्टर की जरूरत कम पड़ेगी, मशीनों से हम बेहतर तरीके से इलाज करवा पाएंगे। दोस्तों डिजिटल सहायता लेने के लिए, जैसे बैंक हो गया या कोई भी ऐसी जगह हो गई जहां हमें डिजिटली सहायता चाहिए, वहां पर एआई मदद कर सकती है। रोबोट बना सकते हैं हम जो खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के काम आएंगे, और हम बहुत सारे मनुष्यों की यहाँ पर मदद कर पाएंगे। ठीक है, हम स्मार्ट स्पीकर बना सकते हैं। देखिए एआई का इस्तेमाल लाइफ को बेटर करने के लिए होगा। सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, टेस्ला करके एक कंपनी है, और उस टेस्ला कंपनी ने ऐसी कार बना ली है जिन्हें चलाने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं है। आप बस वहां पर बता दीजिए गूगल मैप में या किसी भी मैप में कि कहाँ जाना है, वो कार आपको खुद लेके चली जाएगी, खुद चलती है। ठीक है, फिर फाइनेंस की जानकारी के लिए, चेहरे की पहचान, आजकल हर जगह बायोमेट्रिक आ गया है, चेहरे की पहचान से हम लॉक अनलॉक करने लगे हैं चीजों को, उसमें भी एआई जो है वो काम आएगा। क्रिमिनल्स को पहचानने में एआई काम आ सकता है दोस्तों। बहुत सारी चीजें एआई की हो सकती है, वो तो हमारे ऊपर है। चलिए दोस्तों, एआई के बारे में बेसिक बातचीत हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत में एआई का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, हमारे देश की जो परंपरा रही है ना, वो बड़ी सोच के समझ के काम करने की रही है। हमने कहा है भाई, हम तो बचपन से ही पढ़ते आते हैं दोस्तों, विज्ञान क्या है, विज्ञान एक आविष्कार है। या तो हमको पढ़ाया जाता था कि भाई विज्ञान वो आग है जिससे या तो आप अपना खाना पका लो, और नहीं तो फिर अपना घर जला लो। कहने की मतलब ये है कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। ठीक है, मतलब साइंस का उपयोग ऐसे ही है कि आप अगर एआई आपको मिल गया तो आप एआई से या तो लाइफ बेटर कर सकते हैं या तो लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। भारत परंपराओं पर चलने वाला भी देश है, संस्कृति को संभाल कर रखने वाला देश है, टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर चलता है। हमने कहा भाई हम एआई का उपयोग करेंगे, लेकिन ये एआई सब पर वितरित होनी चाहिए। केवल अमीर लोगों पर एआई का अधिकार क्यों हो? तो हमने एआई के लिए जो पॉलिसी बनाई, जो नीति बनाई, उसका नाम रखा एआई फॉर ऑल। क्या नाम रखा? एआई फॉर ऑल। तो दोस्तों
हर साल एआई फॉर ऑल पर इस तरीके की बैठक होती है और इस बैठक का नाम है रेज। नाम क्या है? रेज। और जिस साल होता है हम उस साल का नाम उसके सामने लगा देते हैं। जैसे इस साल हुआ है रेज, रेज 2025। अगले साल होगा तो लिख देंगे 2026। दिल्ली में होते हैं ये सब। दोस्तों यहां पर रेज का फुल फॉर्म क्या है ये हमसे पूछा जाएगा। रेज का फुल फॉर्म होता है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। देखिए हमने कहा भैया हम एआई का रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग करेंगे समाज को एम्पावर करने के लिए, सशक्त करने के लिए। तो दोस्तों हमारे देश की जो एआई पॉलिसी है उसका नाम है एआई फॉर ऑल, और एआई फॉर एक सम्मेलन आयोजित करता है जिसका नाम है रेज। रेज का फुल फॉर्म होता है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, मतलब समाज को मजबूत करने के लिए हमें जवाबदारी से एआई का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इसका आयोजन दिल्ली में होता है दोस्तों, और यहां पर बैठकर हम काम करते हैं। अब कैसे, हमने बात तो कर ली एआई फॉर ऑल, एआई फॉर ऑल, लेकिन दोस्तों एआई फॉर ऑल को पूरे देश में लागू करने के लिए हमने एक संस्था जैसा बनाया है, मतलब हमने एक थिंक टैंक बनाया। थिंक टैंक का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम वहां पर ज्ञानी लोगों को, विद्वान लोगों को बुला लेते हैं और वो बैठकर अपना सुझाव देते हैं कि हमें कैसे एआई को हर क्षेत्र में डालना चाहिए। डिफेंस में एआई कहाँ काम आ सकता है, बैंक में एआई, एजुकेशन में एआई, हेल्थ में एआई, फाइनेंस में एआई, मार्केटिंग में एआई, कैसे, है ना, कैसे हम उसका उपयोग करें, वो भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से। ऐसा नहीं कि एआई गलत हाथों में पहुंच गया और लोग जो है वो उसका दुरुपयोग करने लगे, ऐसा नहीं। तो दोस्तों हमने जो थिंक टैंक बनाया उसका नाम हमने रखा है ऐरावत। आपको याद होगा इंडियन माइथोलॉजी में जो भगवान इंद्र हैं उनका जो वाहन है हाथी, वो ऐरावत नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहीं पर कहीं ना कहीं सरकार ने एक ऐरावत नाम लिया है। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब आपने कभी ऐसे फुल फॉर्म आमतौर पे नहीं देखे होंगे, ये थोड़ा अजीब भी है मैं कह दूं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ऐरावत का फुल फॉर्म क्या होता है थोड़ा सा समझना है यहां पर, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। ऐरावत में ए और आई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो चलिए मैं पहले उसको लिख देता हूं। ये मैंने लिख दिया भाई, एआई का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इन इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई का मतलब। अब आर पर आते हैं दोस्तों। आर का मतलब है यहां पर रिसर्च। मैंने यहां पर क्या लिख दिया, रिसर्च। ठीक है, फिर ए का मतलब दोस्तों, इस ए का मतलब है एनालिसिस, तो मैंने लिख दिया इसका फुल फॉर्म एनालिसिस। ठीक है, यहां तक कहानी बढ़िया चल रही है दोस्तों। देखो आर्टिफिशियल का हो गया ए, इंटेलिजेंस का हो गया आई, रिसर्च का हो गया आर, और एनालिसिस का हो गया ए, एरा। अब बात करते हैं व्हाट, WAT। दोस्तों यहां से कहानी उलझेगी। यहां पे डब्ल्यू जो आया है वो आया है नॉलेज से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो नॉलेज की स्पेलिंग लिखी है ये के से शुरू होती है, लेकिन इन्होंने क्या शामिल किया है, डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू। और ये जो एटी आया है दोस्तों, ये आया है एसिमिलेशन से, ASSIMILATION जो होता है ना एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन से इन्होंने ए और टी ले लिया और इसे बना दिया ऐरावत। तो याद रखिएगा ऐरावत हमारे भारत में एआई को प्रमोट करने वाली थिंक टैंक है, और इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिसिस एंड एंड नॉलेज एसिमिलेशन। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है यहां पर, इसे आप जरूर देखिएगा, ये पूछा जा सकता है। चलें दोस्तों आगे की अब हम बात करते हैं। अब देखिए भारत सरकार ने एआई के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें विकसित भी कर ली। दोस्तों हमने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कहलाता है नेत्र। हमने क्या बनाया, नेत्र नामक सॉफ्टवेयर बनाया है जो ऑनलाइन फ्रॉड को रोकेगा। इसके अलावा दोस्तों हमने हमारी आर्मीज के लिए, डिफेंस सिस्टम के लिए एक अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है जो कि गूगल की तुलना में बहुत ज्यादा सिक्योर है, और उसे हम कहते हैं सिक्योर ओएस, सैक ओएस। ये हमने हमारे डिफेंस के लिए बनाया है दोस्तों, आप लोगों के लिए बनाया है दोस्तों सिक्योर ओएस, ताकि आप लोगों की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो कहीं और ना जा पाए। अगला दोस्तों हमने एक रोबोट बनाया है व्योम मित्र। क्या बनाया है, व्योम मित्र। दोस्तों इस साल के आखिर में हम एक मिशन अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं, उस मिशन का नाम है गगनयान। हम हमारे 4 एस्ट्रोनॉट को करीब 4 या 5 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजेंगे और वो वहां जाकर पता लगाएंगे कि क्या चल रहा है। अभी तक भारत ने कभी इंसानों को अंतरिक्ष में नहीं भेजा है, पहली बार हम भेजेंगे। तो उनकी मदद के लिए हम एक रोबोट भी भेजेंगे, उसका नाम रहेगा व्योम मित्र।
तो हमने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए नेत्र नामक सॉफ्टवेयर बनाया है, आर्मी के लिए सिक्योर ओएस नामक सॉफ्टवेयर बनाया है, और एक रोबोट बनाया है अंतरिक्ष की मदद के लिए व्योम मित्र। ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और आगे देखिए, बस हमारी क्लास को हम अब हमारे कंक्लूजन पर लेकर जा रहे हैं दोस्तों। इसे देखिए, ये है वो रोबोट जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। इसका नाम है लक्ष्मी। और दोस्तों, ये लक्ष्मी रोबोट भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है। ये क्या है? भारत का पहला बैंकिंग रोबोट। तमिलनाडु में एक जगह है दोस्तों, कुंभकोणम। तमिलनाडु के कुंभकोणम में एक बैंक है, ठीक है। उस बैंक का नाम है सिटी यूनियन बैंक। नाम क्या है? सिटी यूनियन बैंक। और दोस्तों, इस सिटी यूनियन बैंक ने अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनकी मदद के लिए रोबोट लगा दिया है, और इस रोबोट का उन्होंने नाम क्या रखा है? लक्ष्मी। तो देखिए, रोबोट का ऐसा इस्तेमाल है, आपसे पूछा जा सकता है लक्ष्मी क्या है? भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है। कहां लगाया गया? तमिलनाडु के कुंभकोणम के सिटी यूनियन बैंक में लगाया गया। आगे चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, हमने और भी रोबोट बनाए हैं। जैसे हमने एक दक्ष नामक रोबोट बनाया है जो कि आर्मी को मदद करेगा। हमने एक पेड़ बनाया है दोस्तों, है ना, जिसकी पत्ती जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने का काम करती है। आर्टिफिशियल पेड़ भी बनाया हमने। और हमने रेलवे की मदद करने के लिए दोस्तों एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है आस्क दिशा, जिससे आप रेलवे के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है सोफिया रोबोट। याद करिए, मैंने आपको अभी बताया था 2016 में डेविड हैंसन ने एक मानव की तरह दिखने वाला रोबोट बनाया था जिसे सऊदी अरब ने नागरिकता दे दी है, और इसका नाम क्या है? सोफिया। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगला जो रोबोट है उसका नाम है एला। ध्यान दीजिएगा, अगला रोबोट क्या है? एला। और एला वो रोबोट है दोस्तों जिसे न्यूजीलैंड की पुलिस में शामिल कर दिया गया। न्यूजीलैंड की पुलिस में शामिल है दोस्तों। इसकी फोटो भी लगाई है मैंने, ये है इसकी फोटो। एकदम ऐसा लग रहा है हॉलीवुड की फिल्म की पिक्चर है, बट ये रियल पिक्चर है। और ये है एला जिसे न्यूजीलैंड की पुलिस में शामिल किया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी एआई की क्लास। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। कृपया करके इसका आप रिवीजन कीजिएगा, इस पीपीटी को एक बार पढ़िएगा और अपनी सेकंड जर्नी को स्मूथ बनाइए। और जबरदस्त तरीके से हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।